तो देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को दिया बड़ा झटका। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई। इंदौर में एक बार फिर बच्चों का सीरो सर्वे किया जाएगा। इसमें पहले जो 2000 बच्चों के सैंपल लिए गए थे उनमें पॉजिटिव आए थे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया। और स्टेज पर भंगड़ा करने के बाद अब पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी गोलकीपर बन गए हैं। शनिवार को मोहाली के ग्राउंड में वे हॉकी के गोलकीपर बने और प्रैक्टिस की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें कि दिवाली के पहले ही पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम अब 264 रुपए की भारी बढ़ोतरी के साथ बढ़ चुके हैं। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर जो है वो 2050 रुपए का हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन लगातार छठवें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 को दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमत 1332 रुपए थी, जो अब जाकर 2000 रुपए और 50 पैसे हो गई है। यानी इस साल अब तक कॉमर्शियल सिलेंडर 666 रुपए 50 पैसे की दर से बिक रहा है, और इससे पहले 1 अक्टूबर को भी इसकी कीमत 43.5 रुपए की बढ़ोतरी के साथ बिक रहा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने की वजह से रेस्टोरेंट में अगर आप खाने पीने जाते हैं तो वो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी पिछले महीने के अगर आप मुकाबले देखेंगे तो बढ़ोतरी हो गई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने रसोई गैस के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। दिल्ली और मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले 14 रुपए 2 पैसे के हिसाब से घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे हो गई है। तो इंदौर में एक बार फिर बच्चों का सीरो सर्वे किया गया है। इसमें पहले जो 2000 बच्चों के सैंपल लिए गए उनमें जो पॉजिटिव आए थे उनमें से कुछ के सैंपल फिर लिए जाएंगे। इसकी जांच भी इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में होगी। अभी तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन खास बात यह है कि पहले सीरो सर्वे की अधिकृत रिपोर्ट नहीं आई। दरअसल इस साल जब अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, बीमारी के कुछ नियंत्रित होते ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एंटीबॉडी जानने के लिए सीरो सर्वे की प्लानिंग की गई। अगस्त में 40 से ज्यादा टीमों ने शहर के 25 वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों के सैंपल लिए थे। इसके तहत बच्चों के भी अलग अलग समूहों के सैंपल लिए गए। इसका कारण संभावित तीसरी लहर में बच्चों को खतरा जताया गया है, क्योंकि उन्हें वैक्सीन भी नहीं लगी है। तब प्रोसेसिंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा तय किया गया कि गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। जो भी है वो रैंडमली सैंपल मिल गए थे। इसी बीच 15 दिन तक सैंपल लिए गए। इसकी जांच अब एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नई मशीन ने की है। बताया जा रहा है 3 दिन में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। फिर बताया जा गया है कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन इसे क्रॉस चेक करना अभी एनआईडीएनसी को भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट फाइनल होगी। दरअसल इस लैब में उम्र, बीमारी, जेंडर से लेकर कई तरह की जांच पड़ताल की जाती है। इसके बावजूद काफी समय हो गया है। तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक ने दावा किया कि फडणवीस के संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा एक ड्रग पैडलर हैं। राणा के रिश्ते फडणवीस से हैं। राणा ने फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के गाने को फाइनेंस किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बीजेपी नेताओं के ड्रग पैडलर से रिश्ते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। नवाब मलिक ने एक फोटो शेयर करी है। इसमें जयदीप राणा के साथ अमृता फडणवीस नजर आ रही हैं। राणा को एनसीबी ने जून 2021 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल यह व्यक्ति अभी जेल में है। तो वहीं दिवाली से पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। जी हां, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया है। हालांकि एजेंसियों का मानना है कि हवा की दिशा में बदलाव और बारिश के साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा की दिशा बदलने से पराली में होने वाला प्रदूषण कम होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 0 से 50 से बीच और अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम, वहीं 201 से 300 के बीच में खराब और 301 से 400 के बीच में बहुत खराब और 401 से 500 के बीच में गंभीर माना जाता है। डेटा की माने तो आनंद विहार में 374, जहांगीरपुरी में 394, रोहिणी में 305, मुंडका में 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है। पुरानी दिल्ली के लोकप्रिय बाजार चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रहा। बवाना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटीओ, लोधी रोड के पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस के ने 299, 220, 271, 242 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया।
सफर ने अपनी हेल्थ एडवाइजरी में कहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, वो उन्हें प्रदूषण से एलर्जी है, उन्हें फिलहाल घर में ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। अस्थमा के रोगों को अपने साथ दवा रखनी चाहिए। पिछले 4 सालों से पहला मौका है जब दिल्ली में अक्टूबर में हवा की गुणवत्ता एक भी दिन बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में नहीं रही। वहीं स्टेज पर भंगड़ा करने के बाद अब पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी गोलकीपर बन चुके हैं। शनिवार को मोहाली के ग्राउंड में वो हॉकी के गोलकीपर बने और प्रैक्टिस की। टीम का मुकाबला जालंधर के कटोच स्टेडियम में मंत्री प्रगट सिंह की टीम से होगा। सीएम चन्नी के गोलकीपर बन हॉकी खेलने की तस्वीरें सामने आई तो विरोधी भी तंज कसने में पीछे नहीं हटे। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू का गोल बचा रहे हैं। सीएम चन्नी आज जालंधर दौरे पर है। यहाँ कचोट स्टेडियम में 38वें सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच है। यहाँ प्रगट सिंह और सीएम विरोधी टीमों में होंगे। चन्नी के लिए खास तौर पर गोलकीपर की किट भी मंगाई गई है। चन्नी से पहले पीटीयू कपूरथला में गए थे, वहां स्टेज पर भांगड़ा कर चर्चा में आए थे और सीएम चन्नी से पहले हैंडबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने हॉकी के साथ फोटो भी श्रेष्ठ डिफेंडरों में से एक माने बार्सिलोना और 1996 में अटलांटा ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां उत्तर प्रदेश अब इलेक्शन मोड में आ चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनता के बीच अपनी प्रतिज्ञाएं गिना रही हैं। रविवार को गोरखपुर में उन्होंने खुलकर गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला किया। साथ ही योगी सरकार में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा उत्पीड़ित बताया है। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए घर घर जाकर पहुंचने में सक्षम रही हैं। वे अपना ज्यादा समय यूपी में बिता रही हैं। ऐसे में भाजपाई कुनबे में टेंशन बढ़ने लगी है। यह हम यूं नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक सवाल भी है जो अमित शाह ने 28 अक्टूबर को लखनऊ दौरे के दौरान सरकार के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों से पूछे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से प्रियंका का जो गेम है वो एक्टिव हो चुका है और उन्होंने इसके तहत विपक्षियों पर भी निशाना साधने में कोई भी कसर पीछे नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ऑनलाइन गेम ने युवक की जिंदगी छीन ली। युवक ने ट्रेन के आगे लेटकर जान दे दी। इसका सिर और धड़ अलग हो गया है। युवक ऑनलाइन गेम 3 पत्ती खेलता था। इसमें वह 10 लाख रुपए हार गया था। उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा था, इसी वजह से वह दबाव में था और 1 महीने से वह गुमसुम रहता था। घटना रविवार की रात 8 बजे ब्यावरा के पास पोटनिया गांव की है। युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। शव की पहचान विनोद दांगी के रूप में की गई है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। विनोद को जानने वालों के मुताबिक युवक को 3 महीने पहले मोबाइल पर 3 पत्ती गेम खेल रहा था। उसे उसकी लत भी लग गई थी। 3 पत्ती गेम खेलने के लिए उसने अपनी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों से रुपए लिए थे, जिसमें 10 लाख रुपए भी गंवा चुका था। वह दुकान पर बैठकर दिन भर गेम खेलता रहता था। 3 बहनों में इकलौता भाई था विनोद और वहीं शादीशुदा होने के साथ 2 बेटे भी थे। कुछ दिन पहले ही वह घर में फांसी लगाने का प्रयास भी कर चुका है, लेकिन परिवार वालों की नजर पड़ गई तो उसे बचा लिया गया था। लेकिन इस बार उसकी जिंदगी नहीं बच पाई। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,000 मामले सामने आए, वहीं मौत की संख्या में भारी कमी हुई है। त्योहारों की बात करें तो इस बीच देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ रही है। राहत की बात तो यह है कि पिछले 3 दिनों से कोरोना के दैनिक मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा है। 29 अक्टूबर से कोरोना के मामले 15,000 से कम हो रहे हैं। 24 घंटों में संक्रमण के 12,514 नए मामले आए हैं, जबकि 254 लोगों की मौत हुई है। 12,718 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके अलावा कोरोना के सक्रिय मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली है। देश में सक्रिय मामलों के मरीजों की संख्या अब 1,58,817 रह गई है। 238 दिनों बाद सबसे कम एक्टिव केस दर्ज हुआ है। तो पिछले हफ्ते लगातार गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला है। नवंबर के पहले और हफ्ते के पहले दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करीब 401 पॉइंट्स बढ़त के साथ 39,577 अंक पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,783 पर खुला। बीएसई का मार्केट कैप 260 लाख करोड़ के पार पहुंचा। बीएसई सेंसेक्स में 223 अंकों की बढ़त के साथ 59,503 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 17,798 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स ने इस दौरान 39,803 का हाई रेट बनाया है, जबकि निफ्टी ने 17,833 का हाई रेट बनाया। सेंसेक्स में एयरटेल के शेयर्स 5% की बढ़त के साथ 715 रुपए पर कारोबार है, जबकि बैंकिंग शेयर अच्छी बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में हो रहे इजाफे के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत हर दिन अपना रिकॉर्ड स्तर छू रही है। राजधानी जयपुर में लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है और इसी के बाद से जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 170 रुपए और 8 पैसे की कीमत बढ़ गई है, जबकि डीजल की कीमत की बात करें तो 108 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जो इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा अधिक कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही पिछले 32 दिनों में अब तक 25 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ चुकी है। इसमें अब आम आदमी भी परेशान हो चुका है। जयपुर के व्यापारी महेश राणा ने बताया कि त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा होने की वजह से हर कोई जरूरत की चीज महंगी हो रही है, लेकिन सरकार न जाने कब से सो रही है। ऐसे में सरकार को जनता को की जरूरतों को समझने हुए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और वैट की वसूली करना कम कर देना चाहिए। वहीं बैंकर सुष्मिता ने भी बताया कि कोरोना के बाद से बाजार ठीक हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति जरूर मजबूत हो रही है। पिछले 1 साल में सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की है, जो इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा है। ऐसे में सरकार को अब कोरोना के वक्त लागू किए गए टैक्स और वैट को कम करना चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई कंट्रोल की जा सके। वक्त तो चला यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद आपका मैं फिर से स्वागत है। अयोध्या में 5वां दीपोत्सव 3 दिन बाद है, लेकिन इसके भविष्य का डॉक्यूमेंट आ गया है। असल मायने में ये अयोध्या के लोगों को राज्य सरकार का असली दिवाली गिफ्ट है। अयोध्या के साल 2047 के इस विजन के डॉक्यूमेंट में 25 साल बाद रामनगरी का खाका खींचा गया है। अयोध्या के विकास के इस ब्लूप्रिंट में 25,000 करोड़ रुपए के 325 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो रामनगरी को हेरिटेज और वर्ल्ड क्लास स्मार्ट लुक देंगे। इन प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन साल 2047 रखी गई है, यानी आजादी के 100 साल पूरे होने पर इन प्रोजेक्ट्स में अयोध्या को देश का सबसे दिव्य और
भव्य शहर बनाने का विजन है। 3 नवंबर को अयोध्या में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव मनाएंगे, उससे पहले उनके सामने ये विजन डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर पेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट्स पूरे करने को लेकर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स की स्क्रीन पर देश भर में आए 10,000 अतिथियों को भी दिखाया जाएगा। इसी साल 26 जून को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या के विजन और डॉक्यूमेंट्स का प्रेजेंटेशन देखा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज भी कर दिया था। उन्होंने इसे नए सिरे से बनाने को सुझाव निर्देश दिए थे। अब पीएम के सुझाव के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं। दीपोत्सव महोत्सव के दौरान यूपी सरकार 30 मिनट का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी। इसे जनता को अयोध्या के विकास और को लेकर सरकार की कोशिश का पता चलेगा। वहीं पटना नगर निगम में सफाई के लिए आई जेसीबी से पार्षद के बधाई संदेश का पोस्टर लगाया जा रहा है। काम सीढ़ी से भी चल रहा है जाता है तो, लेकिन पार्षद मनमानी से जेसीबी के साथ सफाई कर्मियों को लगा दिया गया। 1 घंटे से 16 लीटर डीजल पीने वाली जेसीबी से जनता का नहीं, पार्षद का नाम हो रहा है, उसका काम हो रहा है। पटना के वार्ड संख्या 6 में पार्षद की मनमानी से निगम की संपत्तियों मजदूरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 6 में बिजली के पोल के अन्य स्थानों पर दीपावली और छठ की बधाई संदेश वाली होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। वार्ड नंबर 6 की पार्षद धनराजी देवी की होर्डिंग्स राजीव नगर में लग रही हैं। दिवाली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा की बधाई वाली होर्डिंग्स को सीढ़ी से भी लगाया जा सकता था, लेकिन वार्ड में इस काम को सरकारी जेसीबी से लगाया जा रहा है, जो कि 1 घंटे स्टार्ट होने में 16 लीटर सरकारी तेल पी रही है। वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। इन राज्यों में बिहार से भी लोग आ रहे हैं जो खतरा बढ़ा रहे हैं। नवंबर फेस्टिवल का महीना है और इस महीने बाहर से आने वालों की जांच की लापरवाही हुई है। बिहार में भी खतरा बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटों में बिहार में कोरोना 8 नए केसेस के साथ बढ़ा है। 21 अक्टूबर को महज 2 केस मिले थे, 22 अक्टूबर को 6 और 23 अक्टूबर को 9 मामले आए। 24 अक्टूबर को 4, 25 अक्टूबर को 2 और 26 अक्टूबर को फिर 8 नए मामले आए। वहीं 27 अक्टूबर को 5 केस, 28 और 29 को 6 नए केस मिले, 30 अक्टूबर को 5 नए केस मिले और 31 अक्टूबर को 8 नए केस। देश के कोरोना प्रभावित 6 राज्यों में मुख्यमंत्रियों और 40 डीएमओ को केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को तलब किया है। अब नवंबर माह में भी हर दिन सावधानी के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि फेस्टिवल का महीना है। बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार संतोषजनक है, लेकिन दूसरा डोज लेने में बड़ी मनमानी चल रही है जो खतरे की घंटी है। नवंबर माह में त्योहारों की भरमार लगी हुई है। इस दौरान छुट्टियां भी हैं जिससे लोग घूमने के लिए खूब निकलेंगे, लेकिन सावधानी नहीं रही तो ये महीना ही संक्रमण को लेकर भारी पड़ सकता है। कार्तिक माह यानी नवंबर में धनतेरस यानी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा सहित कई बड़े और खास त्योहार पड़ते हैं। बिहार में पहली और दूसरी लहर में वैसे भी लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब लापरवाही की तो तीसरी लहर का प्रभाव दिख सकता है और बिहार को हर दृष्टिकोण से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव एक बार फिर लटक गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनौती वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में स्टे का बरकरार रखा गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फिलहाल तो हालात है उससे लगता नहीं है कि चुनाव जल्द होंगे। सितंबर में इस मामले में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। तब प्रदेश सरकार ने 4 सप्ताह का समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने उनको समय दिया। इस दौरान हाई कोर्ट जबलपुर में चुनाव के रिजर्वेशन के सभी मामले अपने पास बुला चुकी थी। 28 अक्टूबर को सुनवाई हुई। इसमें स्टे फिलहाल के लिए बरकरार रखा गया। प्रदेश के लोगों नगरीय चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। नगरीय चुनाव में मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अधिवक्ता मानवर्धन सिंह तोमर ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में अध्यक्ष और अन्य तरह से आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी है। इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी अभिषेक सिंह भदौरिया ने की। तो अजमेर के कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 20 अक्टूबर की रात हुई फायरिंग के मामले का अजमेर पुलिस ने रविवार शाम खुलासा कर दिया है। फायरिंग पंजाब के फरीदाबाद जेल में बंद कुख्यात बदमाश भूपेंद्र सिंह के इशारे पर हुई है। पुलिस के खुलासे पूर्व भी शनिवार रात फरीदाबाद जेल में बंद बदमाश भूपेंद्र सिंह ने सोशली साइट्स पर एक पोस्ट कर वारदात को जिम्मेदारी के लिए अपने तौर पर रखा। 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए आरोपी 6 माह की रैकी कर रहा था। अजमेर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि पुलिस ने लचीपुरा अजमेर निवासी नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू रावत एवं सारणपाली निवासी पप्पू सिंह उर्फ पप्सा रावत को उज्जैन से गिरफ्तार किया। दोनों ने गोपाल सागर निवासी भूपेंद्र सिंह जो पंजाब के फरीदाबाद जेल में बंद है के इशारे पर ही फायरिंग की। मोनू ने फायरिंग की और बाइक पप्सा चला रहा था। एसपी शर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप व्यवसायी की आरोपी 6 माह से रैकी कर रहा था और पेट्रोल पंप
मालिक के पुत्र नमन के बारे में सभी जानकारी मिली। इसके बाद फिरौती की योजना बनाई गई और 5 करोड़ रुपए मांगे गए। पप्पू होटल में काम करता था, घटना के बाद से ही नहीं आया। उसका हुलिया सीसीटीवी से मैच कर रहा था। इस पर काम किया गया तो 50 से 60 पुलिस ने लोगों की टीम ने अलग अलग जगह काम किया और इस तरीके से उन लोगों को पकड़ा जा सका। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज नेशनल। नमस्कार।